नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार जहां पे छोड़ा था वहीं से हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इससे बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिए, बिजनेसेस ने रिस्क लिए। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना पैसा लगाया, जो इनोवेटर्स थे उन्होंने साइंटिफिक इनोवेशन किए, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया। लेकिन इसकी एक मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट थी, और इस मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। देखिए क्या हुआ कि इंग्लैंड में वो नंबर ऑफ शहर जहां पे जो आबादी थी वो 50,000 से ज्यादा थी, ये बढ़े। अगर आप देखो तो 1750 में ऐसे केवल दो शहर थे इंग्लैंड में जहां पे आबादी 50,000 से ज्यादा थी, एक तो लंदन ही था। 1850 आते आते ही ऐसे 29 शहर हो गए इंग्लैंड के अंदर। और जितनी तेजी से शहर बढ़ रहे थे और उसके साथ साथ वहां पे आबादी बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से जो उनके रहने का, खाने पीने का, सैनिटेशन का, एक डिग्निटी के साथ रहने का जो आप कह लो संसाधन था, वो कम होता जा रहा था। एडिक्वेट हाउसिंग तेजी से नहीं बढ़ी, ना सैनिटेशन था, ना साफ पानी था। रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन के लिए ये सारी सुविधाएं जीरो थी। हाँ, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, पोल्यूशन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था। बट हाँ, इन पर्टिकुलर नए शहरों में रहने के लिए, नए शहर कह सकते हो एडवांस शहर जो कि एक्सपेंड कर रहे थे, उसमें रहने के लिए जो न्यू कमर्स थे उनके पास जगह नहीं थी। तो इन न्यू कमर्स कहाँ रह रहे थे? ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहते थे, कंजस्टेड इलाकों में रहते थे। फैक्ट्रीज के पास में छोटे छोटे गेटोज बन जाते थे। उन गेटोज में बिल्कुल ही कंजेस्टेड प्रकार से लोग रहा करते थे। और ये जो रिच इनहेबिटेंट्स थे, ये शहर से बाहर निकल गए। ये शहर से बाहर निकल के सबर्बन गांव के इलाके में चले गए जहां हवा साफ थी। इन रिच लोगों को क्या कहा कि भैया अपनी इंडस्ट्री तो चल रही है, हम क्यों रहे यहाँ पे। जैसे आज की डेट में होता है ना भाई, कि बहुत सारे इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो यूरोप यूरोप में जाके सेटल्ड है, आराम से चिल जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे वाइन पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, और उनकी कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। आज तो खैर हालात बहुत अच्छे हैं। उस समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि शहरों तो रहने लायक थे ही नहीं। इतनी गंदगी, पानी गंदा, नहा लो जाके किसी तालाब में तो आपकी तबीयत खराब हो जाए। पीने का तो बात ही छोड़ दो, पीने का पानी नहीं। तो ऐसे में जो अमीर थे, जिन जो फैक्ट्रीज के ओनर थे, वो जिनके पास संसाधन थे, वो निकल लिए बाहर। बाहर मतलब बाहर आउटस्कर्ट्स में चले गए। आउटस्कर्ट्स में कोई बड़ा सा मैनर लिया, घर लिया, वहां 25-30 नौकर रख रखे हैं, मजे की जिंदगी जी रहे हैं। और उनके ब्याह पे उनकी कंपनियों में, शहरों में लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल गधे मजदूरों की तरह। ठीक है भाई। यहाँ पे कोल ब्रुकडेल नाम की जो जगह थी ना, वहां पे कारपेंटर्स रो दिखा रखी थी। वर्कर्स के लिए 1783 में जो कॉटेजेस बनाए गए थे वो ये थे। बट ऐसा मत सोचिए कि इन कॉटेजेस में वर्कर्स, मतलब एक कॉटेज में एक वर्कर रहेगा। भाई एक कॉटेज में ठूस ठूस के रहते थे वर्कर्स, रहने की जगह नहीं थी, हालात बहुत खराब थे उस समय के। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 में एक शहर के बारे में चीजें बता रखी हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन, पोएम का नाम पढ़ता हूं। एज आई वॉक्ड रेस्टलेस एंड डिस्पॉन्डेंट थ्रू द ग्लूमी सिटी एंड सॉ द ईगर अनरेस्टिंग टू एंड फ्रो एज ऑफ घोस्ट इन सम सल्फरस हेट्स and saw the crowds of tall chimneys going up and the pall of smoke covering the sun, covering the earth, laying heavy against very ground। मतलब क्या है? मतलब सल्फरस हेट्स, चारों तरफ हमें सल्फर ही सल्फर है। हर जगह देखो तो ओवरऑल स्मोक ही स्मोक है, चिमनीज है वो धुआं उगल रही है। मतलब बिल्कुल ही पॉल्यूशन से भरा हुआ माहौल है। और इसी ह्यूज रिफ्यूज हीप्स में जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। ठीक है ना, जो भी घर हैं रूफलेस हैं। उन घरों के ऊपर जो चिमनी से निकलने वाली स्मोक है वो बैठ के बाहर के घरों को काला कर चुकी है। जो नदी बह रही है वो नदी काली हो चुकी है। इतना आप कह लो स्मोक उड़ रहा है हवा के अंदर। वहीं पे शहरों से थोड़ा बाहर चले जाओ, कैपिटलिस्ट क्वार्टर में, मतलब ओवरऑल जहां पे ये कंपनियों के मालिक वगैरह रहते थे, वहां पे उनके विलाज है, रेजिडेंसेस है, बड़े बड़े गार्डन्स है। उन गार्डन्स को चारों तरफ दीवार से ढक रखता है कि कोई बाहर का आदमी ना आ जाए। कैरेजेस है। वहां पे जो अमीर है वो बिल्कुल पॉवर्टी से दी एकदम रिचेस में रह रहा है। मतलब ये एडवर्ड कारपेंटर का एक ऑब्जर्वेशन है 1881 के इंग्लैंड का। फिर बात की जाए वर्कर्स की। वर्कर्स की हालत कैसे है, यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा दोस्तों, आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, अक्सर अगर आपके मैसेजेस के मैं जवाब देता रहूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। ये तो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी तो आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जो बाकी करंट अफेयर्स वगैरह के लेक्चर बनाता हूँ उनकी पीडीएफ और डेली के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की जो लिंक होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो वापस आते हैं द वर्कर्स। 1842 में एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में पता चला कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है वर्कर्स की, भाई जो लोग शहरों में रह रहे हैं, ठीक है ना,
और जो वर्कर, देखिए एक तो क्या हो गया कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, उनको आप कंपेयर करो रूरल और सबर्बन इलाकों से, तो शहर वालों की हालत खराब थी, शहर वालों की एवरेज लाइफ स्पैन कम थी। उसके साथ साथ जो वर्कर थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, उनकी लाइफ स्पैन बाकी सोशल ग्रुप जो शहरों में रहते थे उनसे भी कम थी। अगर आप देखो तो ये जो एवरेज लाइफ स्पैन थी वर्कर्स की, जो फैक्ट्री वगैरह में जाके काम करते थे, ये थी बर्मिंगम में 15 साल, बर्मिंगम, मैनचेस्टर, डर्बी, ये हैवीली इंडस्ट्रियलाइज सिटीज थी, शहर थे, प्रोविंसेस थी जो बोल लीजिए। मैनचेस्टर में 17, डर्बी में 21, मतलब 15 साल तक ही जीता था एक वर्कर बर्मिंगम में। मैनचेस्टर में 17 साल, डर्बी में 21 साल। बहुत यंग उम्र पे यहाँ पे वर्कर्स मर रहे थे इन नई इंडस्ट्रियल सिटीज में। विलेजेस में रहते तो अच्छा खासा जीते, शहर में आगे मरने लगे, और ट्रेंड सा बन गया यहाँ पे। और जो इंडस्ट्री वाले थे, इंडस्ट्री ओनर थे, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उनका क्या था, बहुत लोग आ रहे थे काम करने के लिए, तो दो तीन मर जाते हैं तो मरने दो, ये वाला हिसाब था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मर रहे थे, बहुत सारे वर्कर्स मर रहे थे, वर्कर्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन था वो कम था। फिर हाफ द चिल्ड्रन फेल टू सर्वाइव बियॉन्ड द एज ऑफ 5, जो बच्चे पैदा हो रहे थे यहाँ पे इन वर्कर्स के और शहरों में रह रहे थे, वो 5 साल से ज्यादा जी ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ आधे बच्चे 5 साल से ज्यादा जी रहे थे। सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रूरल और सबर्बन इलाकों से बहुत सारे इमिग्रेंट सिटीज में आ रहे थे। ठीक है ना भाई, और इमिग्रेंट्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बच्चे पैदा होने की वजह से नहीं। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज की दो वजह होती है, एक तो नेचुरल ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरा, बाहर से लोग आ रहे हैं वहां पे रहने के लिए, तो यहाँ पे इमिग्रेशन की वजह से आबादी बढ़ रही थी। और जो डेथ हो रही थी यहाँ पे, वो हो रही थी एपिडेमिक्स की वजह से, डिजीजेस की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। अरे हवा में बीमारियां घूम रही थी उस समय पे, तो ओवरऑल बीमारी ने पकड़ा, आदमी मर गया, निपट गया। समझ गए बात को? तो ये उस समय पे चालू था। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां, 31,000 से ज्यादा लोग कॉलेरा के आउटब्रेक की वजह से मर गए 1832 में। ओके, और लेट 19 सेंचुरी तक आते आते जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी थी, उनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। इन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को कोई मतलब नहीं था, ना ये डेंजरस कंडीशंस ऑफ लाइफ में काम करती थी, ना ही उस समय पे ज्यादा मेडिकल नॉलेज थी। उस समय पे ये लाइफ सेविंग मेडिकेशंस बनी नहीं थी। ओवरऑल मेडिकल साइंस में इंसान ने ज्यादा प्रोग्रेस करी नहीं थी। और उसके बाद जो लोग मर रहे थे उनके प्रति ज्यादा कोई सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि गरीबों की प्रॉब्लम जल्दी कोई सोचता भी नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे। और ओवरऑल इनके बारे में सोचेंगे कब? सोचेंगे तब जब ये एक प्रॉपर मूवमेंट को लीड करेंगे। उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। पहुंचते हैं वुमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से चिल्ड्रन और वुमेन को देखा जाता था, इसका नजरिया ही बदल दिया। जो रूरल पुअर थे, उनके जो बच्चे थे, वो हमेशा से होम में या फार्म में काम करते थे। जैसे गांव का इलाका था, अब गांव के इलाके में या तो घर में खेती बाड़ी कर रहा होगा, या फिर जो मैनर है, जैसे इंडिया में होता है ना, गरीब जो जमींदार साहब है, उनके यहाँ पे जाके उनके खेतों में काम करता है। तो उस तरीके से जो मैनर ओनर्स हुआ करते थे इंग्लैंड में, वहां पे जाके खेती बाड़ी करना, इस प्रकार का काम करते थे। अब वो काम टायरिंग होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, पर आदमी मरता नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे थे वो पहुंच चुके थे शहरों में। शहरों में हवा गंदी, पानी गंदी, सैनिटेशन का कोई हिसाब है नहीं, हेल्थ चेकअप का कोई हिसाब है नहीं, गंदी जगहों पे मर रह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में देखोगे बच्चों के हालात बहुत खराब थे, खासकर जो रूरल पुअर था, वो उसके चिल्ड्रन पहले जाके फार्म वगैरह में काम करते थे, अब ये आ चुके थे कहाँ पे? अब ये आ चुके थे शहरों में। जब तक ये गांव वगैरह में थे, तब तक तो इनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स इन बच्चों को देखते रहते थे। ठीक है ना? विलेजेस में क्या था कि जो वुमेन थी, वो फार्म वर्क में इन्वॉल्व थी, लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व थी, एनिमल हस्बेंड्री में, चिकन वगैरह पालना, बकरियां पालना, गाय भैंस पालना। ठीक है ना? फायरवुड इकट्ठा करती थी औरतें, यार्न स्पन करती थी स्पिनिंग व्हील्स पे अपने घरों में। तो गांव में इस प्रकार का काम करती थी औरतें, बच्चे। शोषण वहां पे भी होता था, परेशान वहां पे भी थी, बट जान पे बात नहीं आ रही थी। हालात शहरों जैसे नहीं थे। जब शहर में ये वर्कर और वुमेन तबका पहुंचा, चाइल्ड और वुमेन का तबका पहुंचा, तब तो गदर ही मच गया। क्योंकि जब गांव में खेतों में काम करते हैं या फिर स्पिनिंग व्हील पे भी काम कर रहे थे, तो बीच बीच में थोड़ा रेस्ट का हिसाब होता था। लेकिन जब फैक्ट्रियों में काम करते थे ना, तो भैया अनब्रोकन आवर्स ऑफ वर्क, 12 घंटे तक लगातार काम किए ही जा रहे हैं। एक सेकंड बैठने का टाइम नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कोड़े लेके एक आदमी खड़ा है, पीछे से मारने लगे, शार्प फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था अगर आपने काम नहीं किया तो। मतलब इन वुमेन और बच्चों, देखिए गांव वगैरह में आप ऑफिस में भी जाते हो, कोई भी काम करो, थोड़ा बहुत तो आदमी सांस ले ही देता है ना रुक के। भाई कोई सांस लेने का हिसाब नहीं शहरों में, लगातार काम करते रहो। समझ गए? तो जो मैन कमा रहे थे छोटी मोटी वेजेस,
मेन की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन भी लग गई यहाँ पे मैनुअल लेबर में, इन फैक्ट्री वगैरह में। और जैसे जैसे आप देखो तो ये जो ट्रेंड बढ़ा, यहाँ पे वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया भयंकर तरीके से। केवल मेन नहीं, वुमेन चिल्ड्रन को भी एक्सप्लॉइट किया गया। इसकी एक और वजह थी पैसे। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब जैसे जैसे मशीनरी का फैलाव फैला, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में वुमेन और चिल्ड्रन को ज्यादा प्रेफर किया गया। देखिए क्या है, जब मशीनरी का फैलाव आएगा तब मैनुअल लेबर की जरूरत कम होगी। जब ज्यादातर काम मशीन कर रही है तो मैनुअल लेबर की जरूरत कम है। तो अब ऐसे केसेस में मशीन ही सारा काम कर देगी, तो कम लेबर्स की जरूरत है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि केवल वुमेन और चिल्ड्रन को रखो, क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन एक वीक तबका है, एक वल्नरेबल तबका है। ये कभी भी बवाल नहीं करेंगे ज्यादा तनख्वाह वगैरह के लिए, ये कभी भी पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट कोई एजेंडा या रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। चुपचाप से ऊपर उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो सहते रहेंगे। और ऐसा हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लैंकाशायर और यॉर्कशायर में। सिल्क वगैरह की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, गारमेंट की इंडस्ट्री में ज्यादातर वुमेन ही काम करती थी। यहाँ पे एक वुमेन आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। ये गिल्ट बटन फैक्ट्री बर्मिंगम में वुमेन काम कर रही है। 1850s में अगर आप देखो तो बटन ट्रेड में 2/3 वर्कफोर्स वुमेन और चिल्ड्रन थी। जो मेन थे उनको एक हफ्ते के 25 शिलिंग्स मिलते थे, लेकिन जो वुमेन थी उनको एक हफ्ते की केवल 7 शिलिंग्स मिलती थी, और चाइल्ड को तो 1 शिलिंग पकड़ा के पपलू दे देते थे। तो सोचो, एक मैन अगर 25 शिलिंग में आ रहा है और वुमेन 7 शिलिंग में आ रही हफ्ते में, तो एक वुमेन का लेबर आप 4 हफ्ते का खरीद सकते हो उतने ही पैसों में जितना पैसा है आपको एक मैन को देना पड़ेगा एक हफ्ते में। तो ऑब्वियस सी बात है, सिल्क गारमेंट, वो इंडस्ट्रीज जहां पे वुमेन एफिशिएंटली काम कर सकती थी, वहां पे किसे हायर किया जाएगा? वुमेन और बच्चों को हायर किया जाएगा, क्योंकि इनका लेबर बहुत चीपली अवेलेबल है। तो लेस मेकिंग इंडस्ट्री, निटिंग इंडस्ट्री, इन सब जगहों पे वुमेन अलोंग विद चिल्ड्रन काम कर रही थी। इनफैक्ट बर्मिंगम की मेटल इंडस्ट्रीज में भी ये वुमेन बच्चों के साथ काम कर रही थी। अब कॉटन स्पिनिंग जेनी नाम की जो मशीनरी थी, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर मशीनरी में चाइल्ड वर्कर्स को लगाया गया। चाइल्ड वर्कर्स के जो हाथ थे वो छोटे छोटे से होते थे, निम्बल फिंगर्स होते थे, वो कॉटन स्पिनिंग जेनी वाली मशीनरी में काम कर पाते थे। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में इन बच्चों को डिप्लॉय किया गया, क्योंकि क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनें रखी हैं। अब उस मशीनें को बीच में से बिल्कुल सक्रिय जगह है, तो उन सक्रिय जगहों से छोटा बच्चा निकल सकता है। तो टाइटली पैक्ड मशीनरी के बीच में से छोटा बच्चा आराम से मूव कर सकता है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज में बच्चों को हायर किया गया। और लंबे घंटों तक ये काम करते थे, घंटों घंटों तक काम करते थे, और संडे को मशीन साफ करते थे। तो फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, इस प्रकार की चीजें इन बच्चों को, इनकी माओ को मिल ही नहीं पाती थी। कभी कभी क्या होता था कि इन बच्चों के बाल फंस जाते थे मशीन में, ठीक है ना, या फिर इन बच्चों के हाथ फंस जाते थे मशीन में, तो उनके हाथ कुचल जाते थे। कभी कभी मशीन में बच्चे गिर जाते थे, मर जाते थे। एक बच्चा खड़ा है कोने पे, उसकी आंख लग गई, गिर गया मशीन में, मर गया। मतलब इस प्रकार के इवेंट्स हो रहे थे, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को। मरते हैं मरे, क्या फर्क पड़ता है इंडस्ट्रियलिस्ट को? तो इतने बुरे हालात थे। ये हमने बात की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। फिर बात करें कोल माइनर्स की। कोयले की खदानों में घुस के, माइंस में घुस के कोयला निकालना, ये अपने आप में खतरनाक काम है। इस प्रकार का काम कितना खतरनाक है, आपने पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। अभी रिसेंटली केजीएफ मूवी आई, उसमें माइनिंग का काम दिखाई देता है, सोने की माइनिंग हो रही थी। तो माइनिंग कहीं पे भी खतरनाक होती है, आपको डेंजरस पानी, जमीन के अंदर घुस के जाके खोदाई करनी पड़ेगी, और ऊपर जो आपके जमीन है वो कभी भी आपके ऊपर गिर सकती है, कभी भी वहां पे पानी आ सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है एक माइन के अंदर। तो एक कोल माइंस के अंदर रूफ का गिर जाना, एक्सप्लोजन होना, इंजरीज होना, ये बहुत कॉमन था बच्चों को। और इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई दब गया मर गया तो मरने दो। ओके। ये जो कोल माइंस के ओनर थे, ये बच्चों को भेजते थे इन माइनों में, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अप्रोच पाथ था वो बहुत पतला हुआ करता था, तो बच्चा आराम से उस पाथ के अंदर से घुस के अंदर चला जाता था। एक आदमी या एक औरत का, जिसकी बॉडी बिल्टअप है, उसका जाना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। फिर ये जो यंग बच्चे थे वो ट्रैपर्स की तरह काम करते थे। जो भी कोल वैगन्स रेलवे लाइन पे माइंस के थ्रू बाहर आ रहे होते थे, उनका दरवाजा खोलना और बंद करने का काम ये बच्चे करते थे। फिर ये बच्चे कोयले को अपने बैग पे उठा के लेके आते थे, ठीक है ना। एक आप कह लो कि तस्तरी इनको दे दी जाती थी, उसके ऊपर ये कोयला लाद के अपने बैग पे चढ़ा के बाहर तक लेके आते थे। तो कोल बेरर्स की तरह भी ये काम करते थे, समझ गए? तो ये, और सबसे खास बात यहाँ पे ये थी कि बच्चों को फ्यूचर एसेट की तरह देखा जाता था। मतलब छोटे में बच्चे से काम करवाओ तो छोटे में उसको काम की आदत पड़ जाएगी, फिर ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो चाइल्ड लेबर में उसने वैसे ही काम किया है, बड़े होके हुए और फैक्ट्री में एज एन एडल्ट काम करेगा। ओके।
तो क्या बताया जा रहा था, एविडेंस फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स रिवील्स दैट अबाउट हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स हैड स्टार्टेड वर्क व्हेन दे वर लेस देन 10 इयर्स ओल्ड। ज्यादातर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने तब काम शुरू कर दिया जब वो 10 साल से भी कम के थे, और 28% ने तब काम किया जब वो 14 साल से कम के थे। मतलब बच्चों की तरह ही आप कह सकते हो कि बहुत कम उम्र पे 50% से ज्यादा तो जब बच्चे थे तभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, वुमेन की बात की जाए तो क्या वुमेन को इस काम से कुछ फायदा था? देखिए, फायदा तो था। वैसे वुमेन घर पे बैठे रहे तो सिर्फ घर का ही काम करती रहेंगी, लेकिन बाहर निकल रही हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, भले वो वर्कर की तरह काम कर रही है तो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, सेल्फ स्टीम मिल रही है, उनकी खुद की नौकरी होता है ना कि भाई मेरी खुद की नौकरी में खुद का कमा रही हूँ। लेकिन ये नौकरी इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी, इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी कि वो जो फ्रीडम उनको मिली थी ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो उनकी हेल्थ भी लेके जा रही थी, जान भी लेके जा रही थी, और डिग्निटी सब लेके जा रही थी। तो भले ही घर से वो बाहर निकल गई हो, अपना खुद का पैसा कमा रही हो, लेकिन इतनी गंदी लाइफ उनको मिली थी कि उस फ्रीडम का भी कोई मतलब नहीं बचा था। ओके। अब वुमेन की भी हालत खराब है, तो अक्सर कर ऐसा तो था कि एक वुमेन प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा गिर गया, पेट में खाना ही नहीं जा रहा है, इतनी गंदी कंडीशन में बच्चा क्या पैदा होगा? बच्चा पैदा हो भी गया तो कुछ साल बाद मर गया। बहुत बुरे हालात थे। जिस प्रकार के अर्बन स्लम में ये लोग रहते थे, जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल काम इनके ऊपर थोपा गया था, हालत बहुत खराब थी। अगर एक पुअरर पिक्चर देखो आप, लंदन के क्वार्टर्स की पिक्चर, यहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट डोरे 1876 की, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। आप देखिए, एक छोटी सी गली है और उस छोटी सी गली में गरीब कैसे यहाँ पे दब के बैठे हुए हैं, वो भी ठंड के मौसम में। बहुत ही बुरे हालात थे उस समय के लंदन पे। आज की डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय पे हालात कितने ज्यादा खराब थे। तो यहाँ पे हार्ड टाइम्स करके चार्ल्स डिकेंस, जो कि 1812 से लेकर 1870 में एक्टिव थे, इनकी एक पोएम है, हॉरर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोक टाउन नाम के इंडस्ट्रियल टाउन की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रेड ब्रिक का टाउन था यहाँ पे, ठीक है ना। अब कहने की हो सकता है ब्रिक इसलिए रेड हो गई चूंकि स्मोक और एशेज इस पे गिर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उस रेड के ऊपर इतनी स्मोक गिर चुकी है कि वो भी यहाँ पे काली हो चुकी है। बेसिकली वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हॉरर्स को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं। ठीक है भाई। चार्ल्स डिकेंस के साथ, चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नॉवेल्स में बहुत हद तक पॉइंट आउट किया कि उस समय पे हालात क्या थे, लोगों को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। देखिए ये लिखा, इट वॉज अ टाउन ऑफ मशीनरी एंड टॉल चिमनीज आउट ऑफ विच interminable serpents of smoke trailed themselves forever and never got uncoiled. It had a black canal in it and a river that ran pulper with ill-smelling dye. समझ रहे हो ना? And piles of building full of windows. Then there was a rattling and trembling all day long. अब ऑब्वियस सी बात है, पास में कोई बड़ी इंडस्ट्री में स्टीम इंजन चल रहा है तो बाहर तो इतनी आवाज आएगी ही ना, तो आराम से भी कोई बैठ के अशांति से सो नहीं सकता। फिर डीएच लॉरेंस साहब ने भी डिकेंस ने जो लिखा था उसके बाद उसको रिपीट किया, 1885 से लेकर 1930 में लिखा था, तो उस समय पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हॉरर्स थे थोड़े कम हो चुके थे। तो बैक को याद करके चार्ल्स डिकेंस को कोट करके आप ये कह सकते हो, डिकेंस के बाद बहुत लिख रहे थे तो डिकेंस ने जो बताया था, जो शहर का हालात थे, ऐसे एक शहर को यहाँ पे चुना डीएच लॉरेंस ने। अब वहां पे चीजें भले ही सॉर्ट आउट हो गई हों, लेकिन पहले ऐसे ऐसे हुआ करता होगा, इतने गंदे हालात होंगे, कुछ इस प्रकार से डीएच लॉरेंस ने भी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं किसकी, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की। चलिए, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।